नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। मुख्य सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि 19 जून 2025 की न्यूज़ टुडे के अंक में ग्रीन इंडिया मिशन GIM के संशोधित मिशन डॉक्यूमेंट्स जारी किए गए। शीर्षक से प्रकाशित मुख्य खबर में दी गई ये जानकारी गलत है कि ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत 2011 में हुई थी। सही जानकारी है, ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत 2014 में हुई थी। चलिए अब बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। बिहार शहरी चुनावों में ई-वोटिंग अपनाने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। भारत के विदेश सचिव के अनुसार भारत और कनाडा ने उच्चायुक्तों की फिर से नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की। शिक्षा मंत्रालय ने 2022-23 और 2023-24 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स PGI 2.0 जारी किया। महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी को स्कूलों में तीसरी भाषा बनाने के लिए एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया। ओशन डार्कनिंग से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर खतरा हो सकता है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत में बात करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की। बिहार राज्य चुनावों में ई-वोटिंग अपनाने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में इस महीने के अंत में होने वाले आगामी नगर पालिका और शहरी निकाय चुनावों के लिए एंड्रॉयड आधारित मोबाइल का उपयोग करके ई-वोटिंग प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग यानी ई-वोटिंग सिस्टम लोगों को कंप्यूटर, वोटिंग मशीन यानी DREs और स्मार्ट कार्ड जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके वोट करने में सक्षम बनाएगा। चलिए सबसे पहले बिहार में होने वाली ई-वोटिंग की मुख्य विशेषताएं जानते हैं। पहली बात, इस ई-वोटिंग प्रक्रिया में 2 एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल होगा, यानी ई-वोटिंग SEC-BHR का। इनमें एक ऐप CDAC द्वारा और दूसरा बिहार राज्य चुनाव आयोग द्वारा विकसित किया गया है। दूसरी खासियत, इस सिस्टम में ब्लॉकचेन तकनीक, लाइवनेस डिटेक्शन और चेहरे की पहचान जैसे फेस मैच, लाइव स्कैन एवं तुलना जैसी सुविधाएं शामिल है, ताकि वोटिंग प्रक्रिया सुरक्षित व वैध तरीके से हो सके। साथ ही इसमें ऑडिट ट्रेल की भी व्यवस्था है। जैसे EVM के साथ VVPAT होता है, वैसे ही यहाँ हर वोट को ट्रैक और जांचने के लिए ऑडिट ट्रेल की व्यवस्था की गई है। इसमें पारदर्शिता बनी रहेगी और रिकॉर्ड से छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी। लेकिन ये ई-वोटिंग इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? सबसे पहले ये ई-वोटिंग उन लोगों के लिए मतदान को आसान बनाती है जो पारंपरिक वोटिंग में अक्सर बाधाओं का सामना करते हैं, जैसे कि प्रवासी मजदूर, दिव्यांगजन आदि के लिए बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी। दूसरा, युवा और मोबाइल वोटर। ऑनलाइन वोटिंग तकनीक समझने वाले युवाओं के लिए ये बहुत उपयुक्त है। ये पहली बार वोट डालने वालों के लिए मतदान आसान बनाती है और उनमें लंबे समय तक मतदान की आदत विकसित करने में मदद करती है। और तीसरा, मतदाता संख्या में वृद्धि। ऑनलाइन वोटिंग से समय और मेहनत की बचत होती है, जिससे ज्यादा लोग वोट डाल पाते हैं। विशेषकर हाशिए पर मौजूद और लगातार यात्रा करने वाले लोग आसानी से मतदान कर सकते हैं। हालांकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ई-वोटिंग के साथ साथ इसे लेकर कुछ चिंताएं भी हैं। ई-वोटिंग हैकिंग, गड़बड़ी और धोखाधड़ी के खतरे के प्रति सुबेद्य हो सकती है। घर से वोट डालने पर सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है कि मतदान गोपनीय और दबाव मुक्त हुआ है या नहीं। इसके अलावा इंटरनेट की सुविधा या डिजिटल जानकारी न होने पर कई नागरिक इससे वंचित भी रह सकते हैं। कुल मिलाकर ई-वोटिंग को अपनाना चुनावी प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो मतदान को और अधिक सुलभ एवं सुविधाजनक बनाने का वादा करता है। हालांकि इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि साइबर सुरक्षा, डिजिटल रूप से वंचित लोगों की भागीदारी और मतदाता पर दबाव जैसे मुद्दों को किस तरह से सुलझाया जाता है, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास एवं समावेशिता बनी रहे। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। भारत के विदेश सचिव के अनुसार भारत और कनाडा ने उच्चायुक्तों की फिर से नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की। हाल ही में संपन्न G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और कनाडा के प्रधानमंत्रियों की बैठक संपन्न हुई थी। इस बैठक में दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व की फिर से पुष्टि की। वर्ष 2024 में द्विपक्षीय संबंधों में आई कड़वाहट के बाद भारत कनाडा संबंध निष्क्रिय हो गए थे। भारत कनाडा संबंधों के फिर से बहाल होने की दिशा में इसे एक संयमित कदम के रूप में देखा जा रहा है। चलिए खबर की शुरुआत में भारत और कनाडा के प्रधानमंत्रियों की बैठक के अन्य प्रमुख परिणाम देखें तो दोनों नेताओं ने स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने में साझा रुचि को दोहराया। दोनों नेताओं ने स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा व आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने में भविष्य में सहयोग करने और व्यापार समझौतों पर फिर से वार्ता शुरू करने की संभावनाओं पर चर्चा की। चलिए अब भारत कनाडा संबंधों में हालिया गिरावट के लिए जिम्मेदार कारक भी जान लेते हैं। पहला है खालिस्तानी उग्रवाद का मुद्दा। कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादी तत्वों को शरण दी जाती है।
भारत इसे अपनी संप्रभुता के लिए खतरा मानता है। उदाहरण के लिए वर्ष 2023 में कनाडा में एक गैर आधिकारिक जनमत संग्रह आयोजित किया गया था, जिसमें एक स्वतंत्र सिख राष्ट्र के गठन की मांग की गई थी। फिर है कूटनीतिक तनाव। कनाडा सरकार ने अपने देश में एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या में भारतीय राजनयिकों की संलिप्तता का आरोप लगाया था। इसके बाद अक्टूबर 2024 में दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था तथा सुरक्षा के मामले में सहयोग नहीं मिलना। भारत ने कनाडा में शरण लिए खालिस्तानी आतंकियों के कई बार प्रत्यर्पण की मांग की, परंतु कनाडा सरकार ने इन अनुरोधों का जवाब नहीं दिया। आइए अब भारत कनाडा संबंधों को समझते हैं। इसमें पहला है साझा मूल्य। दोनों देशों के बीच संबंध लोकतंत्र, सांस्कृतिक विविधता, बढ़ते आर्थिक सहयोग जैसे साझा मूल्यों पर आधारित है। साथ ही दोनों देशों के लोगों के बीच भी लंबे समय से विचार विनिमय होता रहा है। फिर है आर्थिक संबंध। वर्ष 2023 में भारत से कनाडा को 7.53 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य का निर्यात किया गया था। कनाडा से भारत में 5.12 अरब कनाडाई डॉलर मूल्य का आयात हुआ था। तीसरा है वाणिज्यिक और कानूनी सहयोग। दोनों देशों ने 1994 में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि यानी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी और 1987 में प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अगला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग। दोनों देश ध्रुवीय आर्कटिक क्षेत्र में अध्ययन, संधारणीय ईंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग करते हैं। वर्ष 2018 में इसरो ने अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV के 100वें प्रक्षेपण से कनाडा के पहले लो अर्थ ऑर्बिट यानी लियो सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया था। और आखिरी है असैन्य परमाणु सहयोग। दोनों देशों के बीच 2010 में परमाणु सहयोग समझौता यानी NCA संपन्न हुआ था। यह समझौता 2013 में लागू हुआ था। शिक्षा मंत्रालय ने 2022-23 और 2023-24 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स PGI 2.0 जारी किया। PGI राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा प्रणालियों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करता है। इसके लिए यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस यानी UDISE प्लस, नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS, PM पोषण पोर्टल, प्रबंध पोर्टल और विद्यांजलि पोर्टल से जुटाए गए डेटा का उपयोग करता है। चलिए सबसे पहले PGI 2.0 के बारे में समझते हैं। PGI की शुरुआत 2017 में की गई थी और बाद में इसे 2021 में PGI 2.0 के रूप में नया स्वरूप दिया गया। इसकी संरचना में कुल 1000 अंकों का भारांक होता है, जिन्हें 73 संकेतकों में बांटा गया है। इन संकेतकों को दो मुख्य श्रेणियों में रखा गया है। पहला परिणाम यानी आउटकम तथा दूसरा अभिशासन और प्रबंधन गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। इन श्रेणियों को आगे 6 क्षेत्रों में बांटा गया है। लर्निंग आउटकम्स LO यानी अधिगम परिणाम, एक्सेस A यानी पहुंच, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं IF, इक्विटी E अर्थात समानता गवर्नेंस प्रोसेस, GP यानी अभिशासन प्रक्रियाएं तथा टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग TET यानी शिक्षक शिक्षा और परीक्षण। साथ ही PGI में प्रदर्शन का मूल्यांकन 1000 अंकों के आधार पर किया जाता है और इसके अनुसार राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को 10 ग्रेड्स में रखा जाता है। अब इंडेक्स के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पहली बात, कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष 4 ग्रेड दक्ष, उत्कर्ष, अति उत्तम व उत्तम प्राप्त नहीं कर सका। दूसरी बात, केवल चंडीगढ़ ने प्रचेष्टा 1 ग्रेड हासिल किया। सबसे कमजोर प्रदर्शन मेघालय का रहा, जो 10वें ग्रेड यानी आकांक्षी 3 में है। और समग्र रुझान की बात करें तो 2023-24 में 24 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के स्कोर 2022-23 की तुलना में बेहतर रहे हैं, जबकि 12 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों जैसे कि बिहार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक आदि के स्कोर में गिरावट दर्ज की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी को स्कूलों में तीसरी भाषा बनाने के लिए एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के अनुरूप स्कूली शिक्षा के लिए राज्य पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2024 के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में उठाया गया है। आइए प्रस्ताव के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को जो मराठी या अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ते हैं, उन्हें हिंदी तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी। यदि प्रत्येक कक्षा में कम से कम 20 छात्र किसी अन्य भारतीय भाषा को पढ़ना चाहें तो उन्हें हिंदी पढ़ने से छूट दी जा सकती है। चलिए अब ये जानते हैं कि त्रिभाषा फॉर्मूला क्या है। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसे पहली बार 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल किया गया था, जो कोठारी आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी।
इसमें कहा गया था कि छात्रों को मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, एक आधिकारिक भाषा और एक आधुनिक भारतीय या यूरोपीय भाषा पढ़ाई जानी चाहिए। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 में किसी भी भाषा को थोपे बिना त्रिभाषा फॉर्मूला को बढ़ावा देने की बात कही गई है, जिसमें कम से कम 2 स्थानीय भाषाएं हों। साथ ही इसमें राज्यों, क्षेत्रों और बच्चों की पसंद का ध्यान रखा गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि जहां तक संभव हो कम से कम कक्षा 5 तक और बेहतर हो तो कक्षा 8 या उससे आगे तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए। आइए अब त्रिभाषा नीति की आवश्यकता क्यों है, ये भी जान लेते हैं। इसमें पहले बात करते हैं संवैधानिक प्रावधान की। संविधान के अनुच्छेद 350A के तहत राज्यों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा विशेष रूप से भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए मातृभाषा में देने का निर्देश दिया गया है। साथ ही अनुच्छेद 351 के तहत हिंदी भाषा के विकास के लिए राज्यों को निर्देशित किया गया है। अब अगर इसके सांस्कृतिक महत्व के बारे में जाने तो यह बहुभाषावाद, बहुसंस्कृतिवाद, राष्ट्रीय एकता और युवा छात्रों के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है। आइए खबर को समाप्त करने से पहले त्रिभाषा नीति को लागू करने में चुनौतियां भी जान लेते हैं। इसमें पहला है राजनीतिकरण। बहुभाषी शिक्षा को कई बार स्थानीय भाषाओं की पहचान के लिए खतरा माना जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक के मूल निवासियों द्वारा हिंदी का विरोध किया गया। फिर है विकल्प बनाम थोपना। भाषा को सीखना थोपने के बजाय उसे एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तीसरा है प्राथमिक छात्रों पर अत्यधिक बोझ। पहले से ही भारत में कई बच्चे बुनियादी साक्षरता से जूझ रहे हैं। ऐसे में 3 भाषाएं जोड़ना उनके लिए शैक्षणिक दबाव बढ़ा सकता है। और आखिरी है कार्यान्वयन की चुनौतियां। भाषाई रूप से विविध राज्यों जैसे नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों में इसे लागू करना कठिन है। कई राज्यों के पास शिक्षकों, प्रशिक्षण और संसाधनों की कमी है। बढ़ते हैं अंतिम मुख्य खबर की ओर। ओशन डार्कनिंग से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर खतरा हो सकता है। यूनाइटेड किंगडम के एक विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अध्ययन से पता चला है कि 2003 से 2022 के बीच वैश्विक महासागर का 21% हिस्सा ओशन डार्कनिंग से प्रभावित हो गया है। ये खासकर आर्कटिक, अंटार्कटिक और गल्फ स्ट्रीम क्षेत्रों में हुआ है। तो आइए समझते हैं कि ओशन डार्कनिंग क्या है। ग्लोबल ओशन डार्कनिंग या समुद्र के अंधकार में का अर्थ है कि वैश्विक महासागरों में सूर्य का प्रकाश कम गहराई तक पहुंच पा रहा है। इससे फोटिक जोन यानी सूर्य के प्रकाश से युक्त क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा है। फोटिक जोन समुद्री सतह की एक परत होती है। ये लगभग 200 मीटर गहरी होती है। इसमें कुल समुद्री जीवन का लगभग 90% हिस्सा पाया जाता है। अध्ययन के अनुसार यह अंधकार संभवतः फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन यानी सूक्ष्म समुद्री जीवों की अधिकता के कारण पारिस्थितिकीय बदलाव की वजह से हो सकता है। लेकिन इसके पीछे के जिम्मेदार कारक क्या हैं? तटीय महासागरों में कृषिगत अपवाह, भारी वर्षा आदि की वजह से तटों के पास पोषक तत्वों, कार्बनिक पदार्थों और तलछट का जमाव हो जाता है, जो बहकर समुद्र में चले जाते हैं तथा सूर्य के प्रकाश को निचली परतों में जाने से रोकते हैं। वहीं खुले महासागरों में समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि से शैवाल प्रस्फुटन की घटना और जलवायु परिवर्तन के चलते समुद्री जल के परिसंचरण में हुए बदलाव ने खुले महासागरों में ओशन डार्कनिंग में अहम भूमिका निभाई है। और अब सबसे अहम सवाल, इसके प्रभाव क्या हैं? पहला, समुद्री पारिस्थितिकी और उत्पादकता पर प्रभाव। यह सूर्य के प्रकाश पर निर्भर अनेक प्रक्रियाओं जैसे प्रकाश संश्लेषण, प्रजनन, विकास आदि को प्रभावित करता है। साथ ही इससे महासागरों की उत्पादकता में भी गिरावट आती है। दूसरा, मत्स्य उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ओशन डार्कनिंग की वजह से मछलियों का पर्यावास सिकुड़ रहा है, जिससे उनका प्रजनन प्रभावित होता है और मछलियों की संख्या घटती है। और तीसरा, जलवायु का विनियमन। महासागर में कार्बन का अवशोषण और ऑक्सीजन का उत्पादन बाधित होता है, जिससे जलवायु विनियमन प्रभावित होता है। चलिए बढ़ते हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे क्रोएशिया की, जिसकी राजधानी है जाग्रेब। भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में क्रोएशिया की यात्रा की। चलिए इसकी भौगोलिक स्थिति जानते हैं कि दक्षिण पूर्वी यूरोप में बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित है। ये 5 देशों के साथ सीमाएं साझा करता है। इसके उत्तर में हंगरी, दक्षिण में मोंटेनेग्रो, पश्चिम में स्लोवेनिया और पूर्व में सर्बिया तथा बोस्निया और हर्जेगोविना है। तथा क्रोएशिया की भूमि एक संकीर्ण पट्टी
एड्रियाटिक सागर के साथ लगती है। ये यूरोपीय संघ और नाटो दोनों का सदस्य है। बात करें इसकी भौगोलिक विशेषताओं की तो इसकी प्रमुख पर्वत श्रृंखला दिनारिक आल्प्स है। इसकी प्रमुख नदियां सावा और द्रवा है। साथ ही यहाँ 2 प्रमुख प्रकार की जलवायु पाई जाती है। महाद्वीपीय जलवायु, गर्मियों में अधिक गर्मी तथा सर्दियों में अधिक ठंड पड़ती है, और आंशिक भूमध्य सागरीय जलवायु। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत ने ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। इसके तहत ईरान और आर्मेनिया की मदद से 110 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। हाल ही में सेबी ने IIFL सिक्योरिटीज के डायरेक्टर सहित अन्य लोगों पर फ्रंट रनिंग के आरोप में प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि फ्रंट रनिंग एक गैर कानूनी प्रथा है जिसमें कोई व्यक्ति या ब्रोकर पहले से मिली गुप्त जानकारी का फायदा उठाकर किसी शेयर को खरीद या बेच लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जल्द ही कोई बड़ा लेन देन होने वाला है जिससे उस शेयर की कीमत प्रभावित होगी। सेबी ने देश में स्टार्टअप IPO को बढ़ावा देने के लिए रिवर्स फ्लिपिंग को प्रोत्साहित करने के मकसद से शेयर बाजार में कुछ नियमों को आसान किया है। रिवर्स फ्लिपिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें कोई स्टार्टअप जो पहले किसी अन्य देश में पंजीकृत था अब अपना मुख्य गंतव्य वापस अपने देश में स्थानांतरित करता है। हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर अवस्थित है। हाल ही में साहित्य अकादमी ने युवा पुरस्कार के लिए 23 और बाल पुरस्कार के लिए 24 विजेताओं के नाम की घोषणा की है। हाल ही में INS अर्नाला को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसका नाम महाराष्ट्र के ऐतिहासिक तटीय किले अर्नाला के नाम पर रखा गया है। यह भारत का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक शैलो वाटरक्राफ्ट है। हाल ही में एक अध्ययन में पाया गया है कि अगरवुड का वैश्विक व्यापार जंगली और संकटग्रस्त पेड़ों पर निर्भर है, जिससे इन पेड़ों के संरक्षण का खतरा पैदा हो गया है। अगरवुड एक सुगंधित रेजिन युक्त लकड़ी है। इसका उपयोग इत्र बनाने, पारंपरिक चिकित्सा आदि में होता है। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने राजमार्ग यात्रा को बाधा रहित बनाने के लिए फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया है। यह एक ऐसा उपकरण है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID तकनीक का उपयोग करके वाहन के चलते समय ही सीधे टोल भुगतान करने की सुविधा प्रदान करता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।